इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण क्यों किया और अब तक के युद्ध का क्या मतलब है? लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के क्या कारण हो सकते हैं? हिजबुल्लाह की वर्तमान स्थिति क्या है? इस युद्ध में इजराइल का बेसिक मकसद क्या है और हिजबुल्लाह के लिए विजय का मतलब क्या है? और आखिरी में दोस्तों, इस युद्ध का क्या परिणाम निकल सकता है और क्या चुनौतियां हैं पूरी दुनिया के आगे? मैं आपका गाइड ओजांग इन सवालों का जवाब देने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के क्या कारण हैं। सबसे बड़ी चीज है भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक अवसर का लाभ उठाना। किस्मत से ये लड़ाई जो छिड़ी 7 अक्टूबर को, जो हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, प्रोवोक किया, उससे बहुत लंबे समय से इसराइल की जो महत्वाकांक्षा थी कि इस पूरे हिस्से में, खासतौर पे गजा, वेस्ट बैंक और उसके आसपास के इलाकों में वो अपने प्रभाव को, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था और उसने इस अवसर का लाभ उठा लिया। अमेरिका लगातार निरंतर हथियारों की आपूर्ति करता चला आ रहा है और वो इसराइल को समर्थन करता चला आ रहा है। अमेरिका की खुद की हालत बहुत खराब है, ऐसे में हथियारों की जो आपूर्ति है और इसराइल का जो पैसा है वो उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अरब देशों की भी गलती रही है कि वो केवल मौखिक आलोचना करते रहे, जिसमें सऊदी अरब वो अमेरिका के साथ खड़ा रहा, तटस्थ बना रहा, वो केवल आलोचना कर रहे थे, लेकिन युद्ध विराम करने के लिए उन्होंने राजनीतिक प्रयास उतने स्तर पर नहीं किए जो किए जाने चाहिए थे। ईरान की नई जो सरकार आई है, उसके आर्थिक सुधार और प्रतिबंधों से राहत पर ध्यान देना जाना बहुत ज़रूरी था। वो उससे जो प्रतिबंध लगा रही है, ईरानी जनता जो परेशान है, उससे ध्यान हटाने के लिए भी वो इस युद्ध में लगातार मिसाइलों को दाग रही है। ये किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, जब गवर्नमेंट फेल होती है तो वो लोगों का ध्यान युद्ध की तरफ ढकेल देती है। अगला जो है, इसराइल का सबसे बड़ा मकसद है हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने का प्रयास। हिजबुल्लाह को ईरानी खतरे का जो सबसे बड़ा निकटतम प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि ईरान जो है वो इसको सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। इसराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करना चाहता था, उसको कमज़ोर करना चाहता था, क्योंकि हिजबुल्लाह उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेतृत्व को नष्ट करने के बाद अब इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF अब अन्य जो रैंक होल्डर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, उनको भी नष्ट करना चाहती है, उनको कमज़ोर करना चाहती है। अब समझते हैं कि हिजबुल्लाह की वर्तमान स्थिति क्या है। तो पिछले कुछ समय से, जब से ईरान ने उसे सपोर्ट किया है, युद्ध क्षमता में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। सीरिया और इराक में पिछले दशक में महत्वपूर्ण लड़ाई का उसे अनुभव प्राप्त हो चुका है। रूसी और सीरियाई सरकारी बलों के साथ लड़ते हुए प्रभावशाली लड़ाकू बल के रूप में देखा गया है। इनके जो योद्धा हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं। रॉकेट और मिसाइलों का भी बड़ा ज़खीरा आ चुका और ऐसा देखा गया, जो उन्होंने ईरान के ऊपर फायर किए, माफ़ करिएगा, यहाँ पर जो उन्होंने फायर किए इसराइल के ऊपर, वो बहुत बड़ा जखीरा शो करता है। सैन्य क्षमता की बात करें तो IDF के अनुसार 25,000 से ज़्यादा एक्टिव लड़ाके और हज़ारों की संख्या में रिजर्व लड़ाके, जो किसी भी समय हिजबुल्लाह के लिए हथियार उठाने को तैयार हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। 2006 में इजरायली सेना को शहरी गोरिल्ला युद्ध में फंसाकर गतिरोध पैदा किया था। 2006 में इजरायली सेना को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। हाल ही में वरिष्ठ कमान के नुकसान के बावजूद, यानी जो टॉप लीडरशिप थी उसको मार दिया जब इसराइल ने, तो युद्ध क्षेत्र में फिर भी उसके बाद ये लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लोगों के बीच में लेबनान में घुल मिलकर युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर बात करते हैं इस युद्ध में इसराइल का क्या मकसद है, वो एक लगभग साल तक युद्ध क्यों कर रहा है। तो उत्तरी इसराइल के नागरिकों की वापसी, जो बंधक बनाए गए थे उनको वापस लाना बताया जा रही, पूरी दुनिया को ये बता रहा है। लेकिन अगर हम इसकी सैन्य आवश्यकताओं की बात करें, यानी कि मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो बहुत क्लियर नहीं है कि आखिर इसराइल क्या करना चाह रहा है। वो इस क्षेत्र में अपना कब्जा करना चाहता है, या वो इन कंट्रीज़ को कोई मैसेज देना चाहता है, या वो एक नई, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। वो मिडिल ईस्ट का बादशाह बनने का ख्वाहिश रखता है। वो हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो हिजबुल्लाह को इस मौके का फ़ायदा उठाकर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहता है, ताकि उसकी सीमाएं लंबे समय तक सुरक्षित हो सकें। तो वो दक्षिणी लेबनान में जो उसने एक ऑपरेशन चलाया है, प्रोजेक्ट नॉर्थ एरो, वो हिजबुल्लाह को पर्याप्त रूप से ख़त्म करना चाहता है। और IDF के लिए एक निर्णायक विजय, जब वहाँ से वो निकलें, तो एक, जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ पे क्रिएट होना चाहता है, वो उसका वो मैसेज देना चाहता है। हिजबुल्लाह के लिए विजय की परिभाषा क्या है? हिजबुल्लाह इस लड़ाई को कैसे जीतना चाहता है? तो पहला है तो उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है, क्योंकि इसराइल उसके जो पूरा अस्तित्व है, जो उसका पूरी पर्सन है, उसको ख़त्म करना चाहता है। तो हसन नसरल्ला ने कहा था कि जब तक एक भी लड़ाका गोली चलाता है तब तक प्रतिरोध मौजूद है।
और निर्णायक रूप से समाप्त करना और इजराइल को रोके रखना, ये हिजबुल्लाह के लिए सबसे प्रमुख है। अगली जो चीज़ है वो लेबनानी समाज में एक यूनिफिकेशन, एक एकीकरण करना। और एकीकरण के साथ अगर हम जाएंगे तो पिछले कुछ समय से जो पब्लिक गुड्स हैं उसकी डिलीवरी बढ़ा ली, मैकेनिज़्म बहुत बढ़ा लिया, और लेबनान के पास आर्थिक रूप से वो मौजूद भी हैं, बहुत तगड़े भी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो बेरूत बंदरगाह में विस्फोट हुआ था और जो आर्थिक कुप्रबंधन है, यानी कि जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस वहाँ क्रिएट हो रहा है, उससे भी उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा है कि उतना प्रोग्रेसिव देश अब नहीं रह गया है। आगे बात करें दोस्तों, तो क्या लगता है युद्ध के परिणाम और चुनौतियां क्या होंगी? साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8285894079 पर, और आप मुझसे और वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ने के लिए सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ओजांग गुरुकुल IAS नोएडा में भी आप जुड़कर अपनी पढ़ाई को हमारे गुरुकुल कैंपस में, जो एक रेसिडेंशियल कैंपस है जहां 12 घंटे का टाइम टेबल है, उसको भी पूरा कर सकते हैं और पढ़ने पढ़ाने की गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल में मौजूद है। तो व्हाट्सअप करें और हमारे साथ जो अभी नवरात्र का ऑफर है इसका फ़ायदा उठाएं। तो इजराइल के लिए बढ़ती लागत है, इस युद्ध में धीरे धीरे वो फंसता नजर आ रहा है आर्थिक रूप से। वो एक हालांकि बहुत बड़ी महाशक्ति है, टॉप स्टार्टअप है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, अब वो कई जगह पर उलझता नज़र आ रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो लेबनानी सेना जो है वो इस युद्ध में उतर चुकी है, ईरान उतर चुका है और वो इस्लामिक देशों के संगठन को इसमें लाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो इजराइल के लिए इस युद्ध से निकलना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा देखा गया है कि जब कोई युद्ध बहुत लंबा खिंचता है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो अमेरिका का अफगानिस्तान में हो, फिर देशों की आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। अगर हम बात करें तो युद्ध का एक नया चरण शुरू होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, यानी कि मध्य पूर्व में, यानी मिडिल ईस्ट में अब एक नया जो चरण है, एक नया स्टेज है, वो लेबनान में खेला जा रहा है और लेबनान से शायद ये मामला ईरान तक पहुंच सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि परिणाम बहुत अनिश्चित हैं, किस तरफ पड़ना भारी होगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आम जनता बुरी तरह से, बच्चे, औरतें बुरी तरीके से प्रभावित हैं और धीरे धीरे हमें ये चिंता का विषय है कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ ना मुड़ जाए और ये जो आग है पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट की, ये धीरे धीरे एशिया को अपने चपेट में ना ले ले या दुनिया को अपनी चपेट में ना ले ले। आप क्या सोचते हैं, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध का आगाज है? क्या इसमें धीरे धीरे करके नई चीज़ें, नई पार्टीज जुड़ सकती हैं? क्या ईरान रशिया को अपने साथ जोड़ सकता है और रशिया के खिलाफ नाटो जो है वो यूक्रेन के साथ मिलकर एक नया ग्रुप तो नहीं बना सकता? ये भी आप मुझे बताएं। और इसमें भारत का रुख क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए मेरे साथ ओजांग गुरुकुल IAS में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट का जवाब दें, व्हाट्सअप करके और वीडियो प्राप्त करें।